तो अभिनंदन, मीडिया का हिस्सा आप बहुत अरसे से हैं। अभी जब मीडिया की कमेंट्री ताकेशी कैसिल्स की कमेंट्री की तरह होती जा रही है, आपको कैसा लगता है इसका हिस्सा होने में? और इसी के साथ साथ आज की बातचीत मैं इस पर करना चाहती हूँ कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मीडिया की हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स है, क्या वो सिर्फ एक पर्सनल चॉइस रही हमेशा, या कभी कुछ था, या कुछ लोगों को सिखाया तो गया था लेकिन वो भूल गए हैं? क्या हो रहा है अभी? शुभ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। फिर आपके स्टूडियो आया हूँ, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू नो, आई थिंक फंडामेंटली बेस्ट प्रैक्टिसेस वो इस्टेब्लिश होती हैं जहाँ इंसेंटिव और पनिशमेंट में बच्चों की पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा, हालांकि हमारे कई एंकर बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। द अपसाइड एंड द डाउनसाइड डिटर्मिन्स की इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, कि आपको कैसा होना है। तो ये ब्रॉडली 2 या 3 स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डिसाइड होता है कि क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए न्यूज़ या क्या कहते हैं एंकर्स का, या प्लेटफॉर्म्स का बेसिक क्या आप अलाउ करते हैं, क्या नहीं करते। जैसे कि अभी आपने देखी होगी, एक इंटरनेशनल चैनल ने एक एडवाइजरी भेजी अपने सारे एंकर्स को कि भाई वेनेजुएला में जो हुआ है उसको हम इन्वेजन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यूएस हैज़ ऑक्यूपाइड और टेकन ओवर, लेकिन इन्वेजन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। आई पर्सनली थिंक दैट इज़ रिडिकुलस कि भाई आप उसको इन्वेजन नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये बोल रहा हूँ, या तो अगर एक ब्रॉड कंसेंसस चाहिए है, या तो मार्केट रिवॉर्ड करता है उससे, या एक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, ब्रॉडकास्टर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, गिल्ड्स वगैरह हैं, वो डिसाइड करती हैं हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ये फॉलो करना है। या फिर मार्केट डिसाइड करता है कि जो ऐसे बिहेव करेगा उसको इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे बिहेव करेगा उसको इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि जब ये मीडिया चैनल शुरू हुए थे, एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन था किस किस्म के एडवर्टाइजर्स इंडिया टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं और किस किस्म के एडवर्टाइजर्स एनडीटीवी पे एडवर्टाइज करते हैं। अब अभी मैं उनके जर्नलिज्म क्वालिटी वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बस एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉमर्स को अगर आप इकोनॉमिक्स को डिसाइड करने दें, तो वो चुड़ैल आई, एलियंस गाय को उठा के ले गए, सांप ने नेवले को निगल लिया और यहाँ पर चढ़ के वो ऐसे बन गया, इस किस्म के जिसको कहते थे चुड़ैल और चूहों की कहानियाँ जो इंडिया टीवी दिखाता था। वहाँ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्दा बनाने वालों के एड्स पान थ्रू, मसाला। हाँ, थ्रू सुपारी, या क्योंकि पान मसाला तो कर नहीं हाँ। सकते, या सोशो इकोनॉमिक ब्रैकेट सी को पैंड करने वाले। और तब क्योंकि ये बड़ी सुजुकी की गाड़ियाँ आई थी, आई थिंक होंडा भी एंट्री मारा था उन्होंने इंडिया में नया नया, वो सारे यहाँ जाते थे। एमटीवी जो रोडीज वगैरह था वो हीरो होंडा बाइक। तो इकोनॉमिक डिसाइड कर लेता बॉस आपका किस तरह का कंटेंट होगा, क्योंकि अगर एनडीटीवी वो करता है तो फिर वो मर्सिडीज और होंडा वहाँ नहीं एडवर्टाइज करते क्योंकि वो अलग ऑडियंस है। तो कॉमर्स भी डिसाइड कर सकता है कौन कैसे कंडक्ट करेगा, और जिसको उस किस्म का रिवॉर्ड चाहिए वो करेगा। जब इंटरनेट आया और ये इंस्टाग्राम आया तो ये सब एक भुजिया बन गई। जिसके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस है, चाहे आप लुई विटॉन हो या चाहे आप, हालांकि लुई विटॉन नहीं एडवर्टाइज करता लेकिन कोई लग्जरी ब्रांड इंडिया का ही ले लीजिए आप, चाहे वो हो चाहे पान मसाला ब्रांड हो, सब वहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही होना था, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूज का दबदबा तब रहता है जब उनको सरकारी, केवल एड्स नहीं, एड्स तो मिलते हैं, लेकिन जो पतंजलि टाइप है वो सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन वो ऐसे, वो एनडीटीवी प्रोनावल एनडीटीवी नहीं एडवर्टाइज करेगी, ठीक है, अदानी नहीं करेगा। वो अगर इवेंट करेंगे मोदी जी नहीं आएंगे। अब मोदी जी हर किसी के इवेंट पे चले जाते हैं, न्यूजीलैंड भी इवेंट करता है, लेकिन हम अपने स्पॉन्सर को ये नहीं बोलते कि ये मंत्री आएगा उसके साथ हम तेरे एमडी को बिठा देंगे, चल 4 करोड़ की तू हमें स्पॉन्सरशिप दे दे। मैं आपको बताऊं, जो ज़्यादा सब स्पॉन्सरशिप वो इसलिए ताकि हमारा एमडी इस मिनिस्टर के साथ कुछ बात कर सके, उस मिनिस्टर के साथ बात कर सके। तो सरकारी इंटरफेरेंस ने मार्केट भी वॉप कर दिया है। ऊपर से ये एनबीएस से जो भी है,
ये खुद ही अपने मेंबर्स पर फाइन लगाते हैं। मेंबर्स कभी फाइन देते हैं, कभी नहीं भी देते, लेकिन दे कंटिन्यू द सेम थिंग। अब वो जो सिन्हा करके लड़का है, जो सुशांत सिन्हा, उसके शो पर, नेटवर्क 18 का एक शो है, उस पर एक फाइन लगा था। वो फाइन भी दे देते हैं, लेकिन चलते रहता है, क्योंकि फाइन कितना होता है, 50,000, 1 लाख, जी, ऐसा नहीं 50,000 होता से ज़्यादा नहीं सुना। तो मतलब या तो 8 करोड़ का फाइन करो, देखो सब एवरीवन विल फॉल इन लाइन। तो बेसिकली शॉर्ट आंसर ये है शिवा जी, जब तक लीडरशिप, हम कितना ही बोल लें हमारे मार्केट कैप्टिव नहीं है, फ्री मार्केट है, ये है वो है, ऑटोनमस है, जो रूल्स बनाते हैं वो आपकी सरकार ही बनाती है, और उस रूल्स के दायरे में हम खेल सकते हैं समवॉट। अब जब उन्होंने ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना दिया कि जितनी आप बेवकूफ़ी करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो देयर इज नो इंसेंटिव लेफ्ट टू डू द राइट थिंग एज फार एज द कॉमर्स ऑफ न्यूज़ इज कंसर्न्ड। पुतिन की विजिट में एक सवाल आया कि रेट करिए कि हमारा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, आपको कौन पसंद है, और पुतिन ने उसका ठीक ठीक जवाब भी दे दिया। तो सवाल ये है कि इतना गिरावट की तरफ जब हम चले गए हैं, तो पुतिन को भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये टॉप डाउन चल रहा है, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल क्लास ये तय करता है कि मीडिया किस तरह बिहेव करेगा। तो ये बात तो उनको भी समझ में आती होगी। तो क्या क्या इम्प्रेशन रहा होगा? मतलब मैं दंग रह गया जब मैंने वो देखा कि पुतिन को बताना पड़ा एंकर को, यार दिस इज अ indecent, इट्स एन इनडिसेंट, इट्स अ वल्गर क्वेश्चन। yeah, जितनी वल्गैरिटी है ना, वल्गैरिटी केवल सेक्सुअल वल्गैरिटी नहीं होती, कि इनका वल्गैरिटी का नाम साइकोफेंसी की भी होती जितने है। वल्गर हमारे एंकर्स हैं, Yes, मतलब आप बताइए, एटलीस्ट द वर्ल्ड आई ग्रू अप इन, अगर ये एंकर देख ले, एटलीस्ट मेरे सोशल सर्कल में कोई ये नहीं बोलेगा कि अपने बच्चे को जाओ उन अंकल के साथ बैठो, अगर वो कहीं दिख गए पार्टी शादी में, यार उनसे दूर ही रहो। yes, इतने वो वल्गर हैं वो लोग, जिस तरह जैसे बात करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जिनको हम अंकल टाइप लोग, हम जैसे जिसको नॉन वेज बोलते थे ना, नॉन वेज शब्द उससे वल्गर होता है। दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वल्गैरिटी एंड डिसेंसी। exactly. इट इज योर कॉन्डक्ट। और वो जो प्यूरिन कंट्री है, वो छोड़िए, इंडिया टुडे की मालिक कैसे वो फुदक रही थी, अरे Yes. प्यूतिन, मतलब मुझे तो इतनी शर्म आई। मैं किसी एक टाइम में इंडिया टुडे के लिए काम करता था, जी, मतलब इतने आप गिर गए हो, आप इतने घटिया लोग बन गए हो जी, कि आप उछलने लगती हो कि उसने आपसे बात कर ली, और दैट इज द शो अबाउट द शो इज द शो। yes, So that is where we are in, and that is what is being rewarded. That is very important. अगर कल कोई फिगर ऑफ अथॉरिटी बोले, छी ऐसे होते हैं पत्रकार, अगले दिन से ये सीधे हो जाए, क्योंकि इनकी ये स्लेव मेंटालिटी बोलते हैं ना, कि भाई लिबरल्स की स्लेव मेंटालिटी है, और सबसे बड़ी स्लेव मेंटालिटी आपकी है। आपको कल डांट दे आपका पॉपो, आप यों वही करोगे जो वो बोलेंगे, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। इनकी आवाज कहाँ थी यूपीए के दौरान? यूपीए के दौरान पुलिस किसके ऑफिस आई थी? न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिस आई थी, आपके ऑफिस नहीं आई थी, क्योंकि तब भी आप कंप्लाई कर रहे थे, अब भी कंप्लाई कर, आगे भी कंप्लाई कर रहे। बिल्कुल, आपकी औकात ही कंप्लाई करने की है। और क्योंकि अभी जो हमारी लीडरशिप है वो भी अब बहुत क्रैश और वल्गर किस्म की है, जैसे आप उनके एड्स देख लीजिए, जो वो मुसलमान टोपी वाले, आपने पता नहीं छत्तीसगढ़ के, मतलब शर्मिंदगी में उनको विड्रॉ करने पड़े थे। क्या ईसी ने कुछ बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, कपड़ों से पहचान लेंगे, यू नो, जितनी वल्गैरिटी टपकती है। एक ये जो गिरिराज शर्मा है शायद, जो गिरिराज सिंह सॉरी, जो वो दाढ़ी वाले जो हैं, वो बिहार से जो है। कुछ भी बोल देते हैं, और उन पर कोई, मतलब कल पीएम उनका नाम ना लें, ये भी बोल दें कि ऐसे बयान से बच के चलिए। या जैसे मैं नहीं बोलता था कि अटल बिहारी वॉज द एपिटमी ऑफ यू नो सेक्युलरिज्म, लेकिन कम से कम इतनी तो उनकी आंख की शर्म थी कि राजधर्म निभाई है। और पीछे उनके एक बंदा था, तो फुदक के बोले भाई तो निभा रहे हैं, पता नहीं कौन था वो, लेकिन इतना भी एक इंडिकेशन हो जाए ना, लोग थोड़े संभल जाते हैं। लेकिन आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर मैं एक मीडिया मालिक होता, बस
मैं CEO हूँ और हालांकि मैं कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, हमारा भी बोर्ड है, लेकिन जिस किस्म की मीडिया की दुकानें ये लोग चला रहे हैं, फुल कंट्रोल है। अगर मैं मीडिया मालिक होता और मेरा कोई एम्प्लॉय सुशांत सिन्हा की तरह बिहेव करता, मैं तो ना तो अब शक्ल दिखाने लायक रहता अपने सर्कल्स में, मैं तो बोलता इसको साइड हटाओ, लेकिन इनको रिवॉर्ड किया जाएगा, he'll get a better slot। अब अर्नब जो मालिक है वही ऐसा हो तो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दैट इज द सिचुएशन वेयर इन। यू रिमाइंडेड मी ऑफ दिस अर्नब थिंग ऑल्सो, जो उन्होंने अभी किया। इन्फोसिस के चेयरपर्सन बैठे हैं नारायण मूर्ति, और अर्नब बता रहे हैं कि व्हेन आई लैंडेड फ्रॉम लंदन टू बेंगलोर, आई फेल्ट दैट आई एम कमिंग बैक फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। आप ये सबसे बुरी बात वहाँ पर ये थी कि वो जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे वो नॉट कर रहे थे इन एफर्मेशन। वो जो बहुत पढ़ी लिखी जेंट्री सामने बैठी हुई थी, इट वाज अ कॉन्क्लेव काइंड ऑफ सेटअप, उसमें कोई भी गरीब अनकूथ आदमी नहीं था, वो सारे बहुत सूटेड बूटेड लोग बैठे थे, हुज हु ऑफ सोशलाइट्स, वो सब भी ताली बजा रहे थे। हम लोग किस तरह के डिल्यूजन में हैं, हम जान रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, जो जिनसे झूठ बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि ये झूठ है, और तीनों लोग मिले हुए हैं आपस में। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। तो एक चीज आपने गलत बोली, वो अमीर थे, ऐसा नहीं है कि वो अमीर नहीं और अनकूथ नहीं थे, वो अमीर थे लेकिन अनकूथ भी थे। वो लिटरेसी और एजुकेशन इज नॉट एन इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट। मीडिया के ही लोग थे ज़्यादा। वो लिटरेट तो अनकूथ थे, वो अमीर जरूर होंगे लेकिन अनकूथ थे। इतने सारे अमीर लोग हम सब जानते हैं जो अनकूथ हैं। तो एक तो आई मीन आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये अभी मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू किया था हमारे पॉडकास्ट पे। एक वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हुआ करते थे अपोलो टायर्स के, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, तो मैंने उनसे पूछा टर्न अराउंड स्टोरी की, कैसे मार्केट लीडर बन गए वो फ्रॉम, तो उन्होंने बताया था कि नो ओल्ड मैन हैज एवर बिल्ट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। ही सेज बेसिकली मैं हर लीडरशिप पोजीशन डाउन द रोड मैं एक किसी यंगस्टर को डालता था। He says, चाहे आप अलेक्जेंडर को देख लीजिए, उन्हें अकबर व्हेन ही गॉट पावर, व्हेन अशोका, मतलब हिस्टोरिकली उन्होंने कई गिना दिए, जब भी कोई मेजर चेंज हुआ है वो किसी ओल्ड मैन से नहीं हुआ है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप और मैं भी बूढ़े होंगे किसी दिन, बिल्कुल। और आई होप कि तब मैं सठिया के बकबक ना करूं, और अगर करूं तो कोई जवान लड़का बोले बुढ़े चुप बैठ। मैं चाहूंगा मेरा ये हाल हो तब। Either I should have the wisdom to shut up and not jeopardize the lives of youth because I am clinging to relevance in my old age. Most old people are clinging to relevance. आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए, शोबिज में देख लीजिए, शोबिज में सबसे ये दिखता है, जैसे ही आपका सूरज ढलने लगता है आप रेलेवेंस के लिए कुछ भी अनापशना बोल देते हैं। चाहे आप 15 साल पहले मनमोहन जी का मजाक उड़ाते थे, आप सुपरस्टार हैं, आज आप उनके चपरासी बने फिरते हैं, लेकिन अपने सर्कल में आप बिग सी, बिग डी, बिग बी जो भी हैं, लेकिन आप अपनी हैसियत दिखा देते हैं जब आप पावर के सामने होते हैं। तो यंग लोग भी चापलूस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यंग लोगों में रिबेलियन ज्यादा होता है। तो जो बहुत एजड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अपना इनिंग्स खेल लिया, जो करना था कर लिया, अब उनको बस चाहिए कि बस मुझे डिस्कम्फर्ट ना हो, जो हासिल किया उसको एंजॉय कर सकूं। हाँ, तो इसलिए अगर कोई कुछ बोले, और आई डोंट इवन एक्सपेक्ट देम टू राइज इन रिबेलियन। आई मीन माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल बियॉन्ड अ सर्टेन एज आर नॉट हाई, विच इज फाइन। आपने अपने प्राइम में कर दिखाया जो आपने करना था और बहुत बढ़िया किया, गुड। I will not take you seriously anymore, but I will not condemn you either. I think Mr. Murthy falls in that category. He did a fantastic job. He made a lovely, IT success story. People have different views कि भाई ये
इट वाज नॉट कटिंग एज आईटी, आप बेसिकली बैक एंड डेटा एंट्री कर रहे थे, बैक एंड आप वॉलमार्ट के कूलीज को ऑर्गेनाइज किया था आपने। तो मैं वेदर दैट वाज हिज फॉल्ट और हमारी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एज अ नेशन थी, मैन्युफैक्चरिंग आप बना नहीं पाए तो आपने सर्विसेज में ज़्यादा, बेंगलोर में, हैदराबाद में आपने सब्सिडीज दे दी, आप मैन्युफैक्चरिंग में ना वो आप सब्सिडीज दे पाए, ना आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, और रेड टेप इतना था, कोई फैक्ट्री सेटअप ही नहीं करना चाहता था, बिजली, पानी, लेबर, ये बर वो जो, तो वट एवर द रीजन, ठीक है आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लता जी को ले लीजिए, आई थिंक शी वॉज एन अमेजिंग पर्सन एंड आई इंटरव्यूड हर जब मैं न्यूज ट्रैक में होता था इन द 90s। आप राज्यसभा सीट लेके बैठ गई, you are not going to contribute in any meaningful way, and you did not contribute in any meaningful way. So many of them. Mr. Tata, I think was a great man. All these people. So my expectations from people beyond a certain age are not high. यहाँ मैं इनसे एकदम I agree completely with our great leader. 75 के बाद किसी को पोजीशन नहीं, you have nothing valuable to contribute other than giving us मार्गदर्शन। तो आप मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शक मंडल में बैठ के। मैं तो आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अब वो फॉलो करे ना करे, अपने लिए करे ना करे, वो अलग बात है। तो आई थिंक चाहे मिस्टर मूर्ति हो, आप मिस्टर टाटा को देखिए, ही इज अ लेजेंड इन इंडिया, लेकिन इन हिज लैटर ईयर्स व्हाट डिड ही स्टैंड फॉर? ही डिडंट स्टैंड फॉर एनीथिंग। सो आई जस्ट थिंक इट इज ह्यूमन नेचर, यू कैन नॉट सिंगल अ पर्सन आउट। ये ऐसा है, आई मीन हर कोई बापू नहीं होता। मतलब बापू, इसलिए आप दुनिया में कहीं भी जाइए उनका आपको एक मूर्ति दिखेगी। अगर हम सब बापू बन जाते तो फिर मतलब देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु टिल द एंड, मैं अभी भी जानता हूँ एक दो लोगों, मैं उनका नाम नहीं लूँ कि वो एम्बैरस होंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 80 से ज़्यादा हैं, और उनका जो विजडम है उनके साथ बैठ के, और मैं 80 से ऊपर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने ज़माने में दे वर हीरोज, आइडल्स टू स्टैंड अप टू, और आज वो क्या बड़बड़ाते हैं, मुझे खुद एम्बैरेसमेंट होती है। तो आई जस्ट थिंक इट इज, माई एक्सपेक्टेशंस आर लो, बट फ्रॉम पीपल लाइक अर्नब, if you think you are, I don't know which airport you landed in or took off from, but if you came from London to here and you thought you've come from a developed country, then bro, your understanding of the word is warped, or you are so fried in your head with your insanity that you think that people will hear this, and other than that room full will take it seriously, because frankly no one will. I mean, even when you see, let's take the US example. अभी एक मर्डर हुआ, एक आइस ऑफिसर ने एक लेडी को शूट कर दिया। अब वो सारा वीडियो सबको दिख रहा है। जनवरी 6 जो हुआ था, जब ट्रम्प लॉस्ट पावर, सब ने देखा है। लेकिन अब बंदा वो जाओ बाहर बैठ बोला जाए, नहीं वो तो पीस लविंग लोग थे, ये तो शी वॉज अ टेररिस्ट। अब आप बोलते रहो। वी हैव कम टू अ स्टेज कि भाई मैं बोल के निकल लूं, वो आंख की शर्म चले गई है। एंड अगेन, वेयर डज दिस कम फ्रॉम? दिस कम्स फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इंसेंटिवाइजेस कि भाई ये जो इंसेंटिव्स हैं डिजायरेबल, और ये जो चीजें हैं ये हैं अनडिजायरेबल। यानी कि जो जब हम बड़े हो रहे थे और हम जर्नलिज्म में आ रहे थे 90s में, उस वक्त जो डिसेंसी थी जर्नलिज्म में, और यही अर्नब गोस्वामी थे उस वक्त जो काम कर रहे थे और डिसेंटली काम कर रहे थे। तो ये सारा का सारा उनके चैनल की एक बात थी कि वहाँ की जो एथिक्स थे, जो नॉर्म्स थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट था, ये उसकी बात थी सिर्फ। यानी अगर वहाँ पर उस वक्त अलाउ किया जाता, जैसे उस वक्त भी इंडिया टीवी पर जो चल रहा था, जैसा कि आपने कहा, और एनडीटीवी और इंडिया टीवी का यही फ़र्क था ना जी। तो ये सिर्फ टॉप डाउन वाला मामला है। हमेशा आप ये देखिए, इट वाज प्रणव रॉय इम्पैक्ट। Exactly. And also not just him, that anything, Shibaji is a complex mix of different influences. So whenever we talk about anything, while we discuss one thing, there are other influences at play. We can't talk about all of them together, but I just want to put one thing, that it is there are many influences, but there are some more important than others. Incentives की बात करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि at any stage it was this golden age of journalism. It's never been like that in India or anywhere in the world. अब आप US में देख लीजिए, अभी Netflix पे डॉक्यूमेंट्री है, आप पॉलिटिशियंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे, बट व्हेन यू गो आफ्टर बिग बिजनेस इन अमेरिका,
चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स हो कुछ भी हो दिल का। तो परफेक्ट तो कोई नहीं है। तो कई लोग नुक्स निकालने, अरे तुम बोल रहे हो गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन देखो उसके टायर तो गंदे हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड, वो समझेंगे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मैं आई जस्ट स्ट्रिप दिस ऑफ एनी वैल्यू जजमेंट। मैं किसी एक चीज को ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू नहीं दे रहा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दीज थिंग्स एज इंसेंटिव्स एंड देयरफॉर दोज आर द काइंड्स ऑफ पीपल दैट वेंट देयर। दूरदर्शन, शम्मी नारंग जी, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, उनके साथ मैंने काम भी किया, उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री में हमारे साथ एक शो भी किया है। उनकी जो जनरेशन थी, सलमा सुल्ताना जी, शम्मी नारंग जी, गीतांजलि अय्यर, तब आपकी जर्नलिज्म रिवॉर्ड नहीं हो रही थी। आप कितनी अदब से, क्लैरिटी से और तमीज से एक स्क्रिप्ट पढ़ सकते थे, दैट वाज द मार्क फॉर सक्सेस। जो दूरदर्शन की न्यूज़ थी, अब किसी को पता नहीं कि सलमा सुल्तान जी या शम्मी नारंग जी, गीतांजलि अय्यर जी को कितनी जानकारी थी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आई डोंट थिंक दे डन, बट दे वर द बेंचमार्क्स कि भाई अगर आपको दूरदर्शन पे न्यूज़ पढ़नी है, आपका जो स्पोकन जो लहजा है वो डिटर्मिन करेगा। सो दैट वाज द इंसेंटिव देयर। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार था, वो इन्वेस्टिगेशन करता था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था। दैट वाज इंडियन एक्सप्रेस के कई, मैं जानता भी हूँ जो ओल्ड टाइमर्स हैं, आप उनको कैमरा पे बैठा दीजिए, यू विल नेवर बिलीव कि ये राइट। यू से अच्छा ये तो बहुत वो शाय होंगे। लेकिन वहां पर जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर था, आपको अगर अपना दबदबा बनाना था, आपकी स्टोरी फ्रंट पेज पे आनी थी, आपको इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब कुछ और अखबार थे, अब आई एम कमिंग मोर इन द लेट 90s अर्ली 2000s, कुछ और मैगजीन्स थी। अगर आपको उसका एडिटर बनना था, आप कैसे ओनर के लिए लैंड का वहाँ पर एक सब्सिडाइज्ड प्लॉट दिलवा सकते हैं, कहाँ आप ये चंगू कर सकते हैं फिट, वो था। फिर आप एडिटर बन सकते थे। तो फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो बन गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि, आई एम जस्ट सेइंग दीज आर 3 डिफरेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, और उन तीनों किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में उस किस्म का व्यक्ति ही उभरा। दूरदर्शन में वो उभरा जिसकी स्पोकन लहजा बहुत एजुकेटेड, कल्चर्ड और प्लीजिंग लगता था और अट्रैक्टिव लगता था। एक जगह वो उभरा जो जर्नलिज्म में क्रैकर इन्वेस्टिगेशन करता था। एक जगह वो उभरा जो अपने मालिक की फैक्ट्री के लिए परमिट दिलवा सकता था, एक प्लॉट दिलवा सकता था नोएडा, गुड़गांव। तो ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जब अगर तीसरी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन 10 हो जाए, तो मार्केट का इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो बन गया। अगर पहली किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है वैसी 10 हो जाए, तो मार्केट का इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो बन गया।